हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्यों अनुच्छेद, सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के कार्य, पदावधि सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और जब भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसे अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति है वो दे दी जाएंगी। तो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति को दे दी जाएंगी। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसे अनुच्छेद 53 के तहत शक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। अब अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जब राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दे दी जाएंगी तो उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन और अनुच्छेद 55 में क्या बताइए है? निर्वाचन विधि के बारे में उल्लेख है। अगला है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? पदावधि। और अनुच्छेद 56 में पदावधि कितनी होती है? 5 साल की होती है। तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 साल की होती है। तो इससे हम कैसे याद रखें कि अनुच्छेद 56 के तहत पदावधि है, जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का, वो 5 साल का होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पर आ रहा है, और 5 साल ही राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अगला है 7। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा। अगला है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, इसके बारे में अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अब अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 53। जब भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, जैसे ही राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसे कार्यपालिका शक्तियां दी जाएंगी, यानी उसे राष्ट्रपति तो बना दिया है, अब उसे कार्यपालिका शक्तियां दी जाएंगी। तो इसमें भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। तो 54 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, कितने हैं? 4। और अनुच्छेद 54 में यहाँ पे 4 दे रखे हैं, और यहाँ पे नाम भी देखिए कितने? 4। निर्वाचन रह तो आधा हो गया, यहाँ पे नाम कितने हैं? 4। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन। अगला है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कितने नंबर पर आ रहा? 5 नंबर पर आ रहा। 1 2 3 4 5, तो पदावधि 5 साल। अगला है 57। अनुच्छेद 57। तो 7, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7। जब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा तब हम क्या देंगे? 7 देंगे। तो 7 से हो गया 7। जब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा तो हम क्या देंगे? 7 देंगे। तो 7 देंगे किसमें? पुनर्निर्वाचन में। तो अनुच्छेद 57 में हो गया पुनर्निर्वाचन। और अनुच्छेद 58 में क्या हो गया? अनुच्छेद 58 में हो गया योग्यता। देखिए अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? पद की शर्तें। कैसे याद रखें? 9, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9। 59 क्या? 59 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9, यानी राष्ट्रपति के लिए 9 शर्तें। क्या कहेंगे? कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रपति के लिए 9 शर्तें। तो अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है?
राष्ट्रपति के बारे में शर्तें दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 60 में यहाँ पे क्या दिया गया है, शून्य, जीरो, यानी राष्ट्रपति के लिए जीरो शपथ, राष्ट्रपति के लिए 9 शर्तें, यानी कोई शर्त नहीं। और अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति के लिए 0 शपथ, राष्ट्रपति को कोई शपथ नहीं, 0 शपथ। ये ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवा रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 61 आप जानते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पे शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 59 में यहाँ पे 9 है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए 9 शर्तें। 60 में शून्य है, 0 है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए 0 शपथ। अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि, अर्थात राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति के स्थान पर जो व्यक्ति बैठेगा उसकी पदावधि, उसके कार्यों के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 62 में है। अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है, अक्षमादान, राष्ट्रपति को अक्षमादान संबंधी शक्तियाँ किसमें दी गई है, अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। अगला है अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) में क्या कहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति को कार्य में मंत्रिपरिषद सलाह देगी अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब हम देखें अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कब बुला सकता है, साधारण बहुमत पर। तो साधारण बहुमत पर है वो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे एग्जाम में कि राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन कब बुला सकता है, तो साधारण बहुमत पर। अगला है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में बात की गई है, यानी राष्ट्रपति को जो वीटो पावर दी गई है उनकी बात की गई है अनुच्छेद 111 के तहत। अगला है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई है, अनुच्छेद 123 में। अगला है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, यानी राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका अनुच्छेद 143 में है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रीय शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है, 1962, 1965, 1971 में। अब हम पढ़ते हैं इन आपातकालों के बारे में विस्तार से। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है, युद्ध होने पर या बाहर, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में पढ़ेंगे कि युद्ध होने पर या बाहरी आक्रमण होने पर या सशस्त्र विद्रोह होने पर क्या होता है
कि अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल की प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण के बिना भी राष्ट्रीय शासन लग सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है कि जो राज्यपाल प्रतिवेदन देता है या राज्यपाल जब राष्ट्रपति को विवरण देता है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राज्यपाल के प्रतिवेदन या राज्यपाल के विवरण पर राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन राज्यपाल के विवरण या प्रतिवेदन के बिना भी राष्ट्रपति शासन है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर लगता है और राज्यपाल प्रतिवेदन देता है। तो राष्ट्रपति शासन है वो राज्यपाल के प्रतिवेदन या राज्यपाल के विवरण देने पर होता है। राज्यपाल प्रतिवेदन देता है, राज्यपाल विवरण देता है और इसमें सलाह है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन काल लगाया जाता है। लेकिन अगर ज़रूरी हो तो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति स्वयं भी लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं वो मंत्रिमंडल की सलाह माने। 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 352 कहता है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, राष्ट्रीय आपातकाल है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होता है। तो इसमें ये बाध्य होता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में बाध्य होता है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कि वो मंत्रिमंडल की सलाह माने, लेकिन मंत्रिमंडल की वो सलाह मान लेता है। अगला है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय स्थिरता को खतरा, वित्तीय आपातकाल से संबंधित और मंत्रिमंडल की सलाह पर यह आपातकाल लगता है। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल लगता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगता है। राष्ट्रपति शासन भी राज्यपाल के प्रतिवेदन या विवरण के आधार पर मंत्रिमंडल की सलाह से लगता है और वित्तीय आपातकाल है वो मंत्रिमंडल की सलाह पर लगता है। लेकिन इस अभी तक कोई मंत्रिमंडल वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी ना हो। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल तभी लग सकता है जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश हो। लेकिन राष्ट्रपति शासन भी मंत्रिमंडल की सलाह पर लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह माने। तो ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगते हैं। अब देखिए अवधि। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पहली बार में 1 माह तक लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल है वो पहली बार में 1 महीने तक लग सकता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन पर प्रत्येक 6 माह में इसकी निश्चित अवधि तक हो सकती है। अर्थात संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन पर ये 6 माह तक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अगला है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार में 2 माह तक लग सकता है। याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार में 30 दिन तक लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार में 30 दिन तक लग सकता है, 1 माह तक लग सकता है और संसद के अनुमोदन पर 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अब है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार में 60 दिन तक अर्थात 2 माह तक लग सकता है और राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष तक हो सकती है, तो 6 वर्ष तक हो सकती है। अगला है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा ही नहीं है, तो इसके बारे में क्या उल्लेख, इसके बारे में कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। निश्चित काल तक कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि अभी तक लगा ही नहीं है। अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी हो सकता है इसकी अवधि बढ़ाई जा सके। लेकिन इसकी पहली बार में अवधि है वो 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की अवधि
पहली बार में 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक लगा ही नहीं है, तो 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है या कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राष्ट्रपति शासन है वो 6 माह तक लगता है और 3 वर्ष तक इसकी अवधि हो सकती है। पहली बार में 2 माह तक लगता है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला राष्ट्रपति शासन, इसमें मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाएगा तो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान और राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। अगला समाप्ति। राष्ट्रीय आपातकाल है वो साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल साधारण बहुमत से 2/3 बहुमत से दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति स्वयं भी ले सकता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति शासन कैसे समाप्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति स्वयं हटा सकता है। अगला वित्तीय आपातकाल। तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। तो वित्तीय आपातकाल में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन है वो स्वयं हटा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल साधारण बहुमत से हटाया जाता है। अब देखते हैं वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है, सिर्फ इसमें ये जानेंगे वीटो शक्ति क्या होती है। तो निरपेक्ष वीटो शक्ति या आत्यंतिक वीटो शक्ति। तो आत्यंतिक वीटो शक्ति वो होती है जिसे समाप्त न किया जा सकते। यहाँ पे देखिए अंत नाम आ रहा है, अंत अर्थात जिसका अंत न किया जा सके। तो आत्यंतिक वीटो यानी निरपेक्ष वीटो या आत्यंतिक वीटो वो होती है जिस वीटो को समाप्त न किया जा सके। विशेष वीटो, विशेष वीटो क्या होते हैं जिसे बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। विशेष वीटो को बहुमत से समाप्त कर सकते हैं। अगला निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंसिव वीटो। तो निलंबनकारी वीटो वो होता है ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके। और जैब वीटो तो राष्ट्रपति अपने पास ही रख लेता है। अब वीटो देखिए, राष्ट्रपति के वीटो देखिए, निलंबनकारी वीटो और जैबी वीटो। निलंबनकारी वीटो को बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, जैबी वीटो तो अपने पास ही रख लेता है। निरपेक्ष वीटो, ऐसी तो कोई वीटो हमारे संविधान में चर्चा में नहीं है, फिर भी निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो थी राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियाँ। अब हम देखते हैं अन्य जानकारियाँ कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेता है लेकिन राष्ट्रपति के महाअभियोग में हिस्सा नहीं लेता है, तो वो है विधान परिषद। विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग प्राधिकरण में भाग नहीं लेता है। अब देखते हैं हम कि वे कौन कौन हैं जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर आसीन रहे हैं। राष्ट्रपति भी रहा है और उपराष्ट्रपति भी रहा है। कौन है? तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन व वी गिरी। अब है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपातकाल कितनी बार लगा है? अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किस राष्ट्रपति ने किया है? तो वो किया है फखरुद्दीन अली मोहम्मद ने। अगला है कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत विधायी शक्तियाँ प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये तो थी राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।